सहेली चलाएगी ससुराल। रिंकी और ज्योति बेस्ट फ्रेंड थी। बचपन से ही दोनों साथ में खेली कूदी और पढ़ी थी। बाकी सभी बातों में दोनों सहेलियां एक जैसी थी, लेकिन दोनों के जीवन में एक बहुत बड़ा अंतर था। वो ये कि रिंकी की किसी के भी साथ ज्यादा समय तक बनती नहीं थी। 4 साल के अंतराल में ही उसकी 2 बार शादी हो गई थी, लेकिन दोनों ही बार उसकी अपने पति से नहीं बनी और अंत में तलाक लेकर वो उनसे अलग हो गई। रिंकी की सहेली ज्योति अभी तक कंवारी ही थी। एक दिन, यार मेरे घर वाले शादी के लिए बहुत दबाव डाल रहे हैं, लेकिन मेरा ना अभी शादी करने का मन नहीं है। अगर तेरी इच्छा नहीं है तो तू शादी के लिए मना कर दे, और वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है शादी वादी करके। देखा है ना तूने, मेरी तो 2 बार शादी हुई, क्या फ़ायदा हुआ 2 बार शादी करके। बस तेरी कंडीशन देखकर ना मेरा शादी से मन हट गया है। लेकिन जब तक तू शादी नहीं करेगी ना, तेरे घर वाले तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मेरे घर वालों की भी सेम यही स्टोरी थी। जब 2 बार मेरा तलाक हो गया ना, सबके कलेजे को ठंडक पड़ गई। देख, मैं तो तुझे यही सलाह दूंगी कि शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, बस लाइफ पार्टनर अच्छा होना चाहिए। अरे ये अच्छा लाइफ पार्टनर ही तो नहीं मिलता, और मान ले मुझे भी तेरी तरह कोई गलत लड़का मिल गया तो मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। देख, थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ता है। बाकी मेरे पास ना 2 शादियों का एक्सपीरियंस है, वो कब काम आएगा। जल्दी ही ज्योति के पिताजी अमित नाम के एक लड़के का रिश्ता ज्योति के लिए लेकर आते हैं। देख बेटा, बहुत ही शरीफ लड़का है अमित। तेरी मौसी है ना जानकी, उनकी ननद का बेटा है। बचपन से जानती है उसे जानकी मौसी। इससे अच्छा लड़का तुझे और कोई नहीं मिल सकता। ठीक है मम्मी, आप उन लोगों को घर पर मिलने के लिए बुला लीजिए। अगले रविवार को अमित का परिवार ज्योति को देखने के लिए उसके घर आता है। बहन जी, आपने तो बताया था आपकी एक ही बेटी है, फिर ज्योति के साथ जो बैठी है ये कौन है? अरे बहन जी, ये तो हमारी बेटी की दोस्त है, रिंकी नाम है इसका। अमित की माँ बहुत देर से महसूस कर रही थी कि रिंकी उसे और उसके बेटे अमित को आंख फाड़ फाड़ कर देख रही है। अमित बेटा, ज्योति तो हमें पसंद आ गई है, लेकिन इसकी सहेली तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगती? देखो कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है। अरे मम्मी जाने दो ना, देख रही होगी, आपसे तो कुछ नहीं कहा ना उसने। अमित और उसकी माँ ज्योति को देखने के बाद वापस अपने घर लौट जाते हैं। कुछ ही देर बाद अमित के परिवार वाले रिश्ते के लिए हाँ बोल देते हैं। बेटा, लड़की वालों ने तो रिश्ते के लिए हाँ बोल दी है, अब तू भी जल्दी से हाँ कर दे, फिर हम सगाई के प्रोग्राम की तारीख निकालते हैं। अरे आंटी जी, आपने महसूस नहीं किया अमित की माँ कुछ ज़्यादा ही तेज़ तर्रार है। वैसे ये बात तो अमित की माँ को कहनी चाहिए थी कि ज्योति की सहेली कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ देख नहीं रही थी? कैसे तुम उसकी माँ को घूर घूर कर देख रही थी? घर आए मेहमान को कोई इस तरह से घूरता है क्या? अरे बेटा, वो कोई अजनबी लोग नहीं है, हमारा देखा समझा हुआ रिश्ता है। अपनी बेटी का भला बुरा हम समझ लेंगे। आज तो मैंने तुम्हारी ये गलती माफ़ कर दी, लेकिन आगे से इस तरह से बर्ताव करोगी तो अच्छा नहीं होगा। ज्योति की माँ से डांट सुनने के बाद रिंकी वहाँ से चली जाती है। खुद तो अपना 2 बार घर तुड़वा कर बैठी है, अब लग रहा है मेरी बेटी का भी घर बसने नहीं देगी। और तुझे भी सारी दुनिया में एक यही सहेली मिली है क्या? क्या ज़रूरत थी उसे यहाँ पर बुलाकर बिठाने की? दोनों परिवारों की रजामंदी होने के बाद जल्दी ही ज्योति और अमित की शादी हो जाती है। शादी के बाद, ज्योति बेटा, आज तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए कुछ मेहमान आने वाले हैं। ऐसा करो, सबके लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना लो, उसके बाद जाकर तैयार हो जाओ। ठीक है मम्मी जी, मैं बना देती हूँ। ज्योति रसोई में अभी खाना बना ही रही थी कि इतने में उसका फ़ोन बजने लगता है। शादी क्या हो गई, तू तो मुझे भूल ही गई। अरे कैसी बात कर रही है यार, अभी कल ही तो मैं विदा होकर यहाँ आई हूँ। तेरी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे 2-4 साल पहले मेरी शादी हुई हो। अभी ना यहाँ पर बहुत सारे रीति रिवाज वगैरह चल रहे हैं, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। अच्छा जी, नई दुल्हनिया ससुराल में जाती ही बिजी हो गई। ये बता, अभी तू क्या कर रही थी? कुछ नहीं यार, थोड़े से मेहमान आने वाले हैं तो उन्हीं के लिए नाश्ता बना रही थी। क्या? तेरी शादी को अभी 2 दिन भी नहीं हुए और तेरी सास ने तुझे किचन में ले जाकर खड़ा कर दिया। देख, मैंने पहले ही बताया था ना, अमित की माँ बहुत तेज़ है। अभी तो 1 दिन हुआ है, आगे आगे देख होता है क्या। अरे यार तू डराओ मत ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, और थोड़ा सा नाश्ता ही तो बनाने की बात है, मैं फटाफट बना देती हूँ। तू खुद ही सोच कर देखना, अभी तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है और तुझे काम में लगा दिया। अरे अभी 2 दिन पहले तक कौन सा नाश्ता बनता था उनके घर में? और तेरा पति अमित, उसे भी कुछ नज़र में नहीं आ रहा क्या? उसने भी कुछ नहीं बोला? नहीं यार, उसने तो कहा जैसा मम्मी कह रही है वैसा ही करो। मैं तुझे बता रही हूँ, मम्मी का चमचा है ये अमित। ये जो मम्माज बॉय होते हैं ना, सारी ज़िंदगी माँ का आंचल पकड़कर उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं।
और इसके बीच में पीसती है उनकी बेचारी पत्नियां। बेटी की कमजोरी का फायदा उठाकर सास ना सारी जिंदगी धौंस दिखाती है। देख, अभी तो पहला दिन है, अभी से थोड़ा सावधान हो जा, वरना तेरा भविष्य ना मुझे बड़े संकट में नजर आ रहा है। रिंकी ने अगले 5 मिनट में फ़ोन रख दिया था, लेकिन रिंकी की कही हुई बातें 5 घंटे बीत जाने के बाद भी ज्योति के दिमाग में घूम रही थी। ठीक ही तो कह रही थी वो, मेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी और इन लोगों ने आते ही रसोई में मुझे काम में लगा दिया। ऐसा लग रहा है जैसे शादी करके बहू नहीं लाई, कोई नौकरानी लेकर आई है। अरे कम से कम 2-4 दिन तो बिठाकर खिला ही सकते थे। 2 दिन बाद, और बता कैसी है तू? अभी भी रसोई में खड़ी हुई सास के लिए खाना बना रही है? क्या कर सकते हैं यार, खाना तो बनाना ही पड़ता है ना। अपनी अपनी किस्मत होती है, हमारी किस्मत में तो बस बावर्ची बनना लिखा था। तू बता, तूने आज कैसे याद किया? अरे कुछ नहीं, 3 दिन में तेरा जन्मदिन है, क्या देने वाले हैं दुल्हे राजा तुम्हें? कुछ नहीं यार, वो तो पूछ रहे थे कि तुम्हें बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए। मैंने ही मना कर दिया। वैसे भी शादी में अभी काफ़ी खर्चा हो गया है ना, तभी फ़िलहाल थोड़ा सा हाथ तंग चल रहा है। क्या? शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम्हारे पति ने बजट का रोना धोना शुरू कर दिया? अरे शर्म नहीं आती क्या उन लोगों को? अब मुझे सब समझ में आ गया है। पहले तेरे सामने तेरे पति ने बजट का रोना रोया होगा, फिर उसके बाद फॉर्मेलिटी के लिए तुझसे पूछ लिया होगा कि तुझे गिफ्ट में क्या चाहिए। अब ऐसी हालत में तू क्या गिफ्ट मांगती? तूने खुद ही गिफ्ट के लिए मना कर दिया होगा। हाँ यार, हुआ तो एग्जैक्टली ऐसे ही था। अरे 2-2 शादियों का एक्सपीरियंस है मेरे पास, ऐसी कच्ची गोटियाँ थोड़ी ना खेली है मैंने। इन आदमियों की रग रग से वाकिफ़ हूँ। ये सब ना तुझे मैनिपुलेट करने का तरीका है और कुछ नहीं। अगर तुझे प्यार करता होता तो पूछने की क्या ज़रूरत थी? पहला जन्मदिन तो अपने आप ही स्पेशल तरीके से मनाना चाहिए था ना। अभी तक तो ज्योति को गिफ्ट ना मिलने का कोई मलाल नहीं था, लेकिन जब से रिंकी से बात हुई थी वो खुद को बड़ा ठगा हुआ सा महसूस कर रही थी। बड़ा चालाक निकला ये अमित, मेरे मुंह से ही बुलवा दिया कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए और अपने पैसे बचा लिए। ठीक ही तो कह रही थी रिंकी, ऐसा कौन सा पति होगा जो अपनी पत्नी का पहला जन्मदिन धूमधाम से मनाने की बजाय उससे ये पूछे कि गिफ्ट चाहिए कि नहीं। अरे कोई प्यार व्यार नहीं है, सब दिखावा है बस। ज्योति मन ही मन चिढ़ रही थी जन्मदिन वाले दिन। अरे अमित, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? ऑफिस नहीं जाना क्या आज? नहीं तो, मैंने आज ऑफिस की छुट्टी ले ली है। क्यों, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे नहीं बाबा, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, तो आज तुम्हारी रसोई से छुट्टी। आज तुम्हारी पसंद का स्पेशल खाना मैं खुद बनाऊंगा। सच? ठीक है फिर। अमित रसोई में खाना बना रहा था कि इतने में रिंकी का फ़ोन आ जाता है। जन्मदिन बाद बाद मुबारक हो। तो फिर क्या लाया है अमित तेरे लिए? कोई गिफ्ट लाया कि ऐसे ही काम चला लिया? ऐसी बात नहीं है, आज अमित ने छुट्टी लिया है और वो मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बना रहा है। अरे बड़ी बेवकूफ़ है तू। मतलब आज के दिन भी वो तुझे घर में ही खाना खिलाएगा? ठीक है, गिफ्ट ना दिया ना सही, कम से कम बाहर ले जाकर खाना तो खिला ही सकता था। ये सब ना पैसे बचाने के तरीके हैं और तू इतनी बेवकूफ़ है कि उसकी बातों में आ भी जाती है। खुश तो ऐसे हो रही है जैसे अपने हाथ से खाना बनाकर उसने कितना बड़ा काम कर दिया हो। हाँ रे, बिल्कुल ठीक कह रही है तू, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। सहेली से बात करने के बाद अब ज्योति के तेवर कुछ बदले बदले से नजर आ रहे थे। अमित, मुझे ये मटर पनीर और पुलाव नहीं खाना। अरे क्या हो गया? अभी तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, अचानक से तुम्हारे मूड को क्या हो गया? अरे तुम्हारे जैसा कंजूस आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। अपनी बीवी को उसके जन्मदिन के दिन रेस्टोरेंट में खाना भी नहीं खिला सकते हो क्या? दोनों के बीच में बात बढ़ती चली जाती है और झगड़े का रूप ले लेती है। मुझे तुम्हारे साथ कोई जन्मदिन नहीं मनाना, मैं अपने मायके जा रही हूँ। ज्योति गुस्से में अपने मायके की तरफ निकल जाती है। अरे बेटा, इतनी छोटी सी बात के लिए कोई अपना घर छोड़कर आ जाता है क्या? अगर तुम्हें कोई नाराज़गी थी भी तो दामाद जी से कहना चाहिए था। इतनी सी बात के लिए तुम वहाँ से यहाँ चली आई। इस तरह से तुम्हारा घर नहीं चल पाएगा। अरे किस तरह की माँ हो मम्मी आप? आपको कभी अपनी बेटी भी सही लगती है या जिस दिन से शादी हुई है अपने दामाद की तारीफ के ही गुण गा रही हो आप? कभी बेटी से भी पूछ लिया करो कि वो अपने ससुराल में कैसे दिन बिता रही है। अपनी बेटी को ना बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं, इसीलिए तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है गलती दामाद जी की नहीं तेरी है, और ऐसी गलत बातों में मैं तेरा सपोर्ट नहीं करने वाली। ऐसे लड़ झगड़ कर आओगी तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। वापस चली जाओ तुरंत। माँ की बात सुनकर ज्योति को और भी गुस्सा आ जाता है। अरे आपसे अच्छी तो मेरी सहेली ही है, कम से कम उसे मेरे सुख और दुख से फर्क तो पड़ता है। आप तो बस दामाद की भक्त बन गई हो।
जा रही हूँ मैं अपनी सहेली के पास और आज के बाद नहीं आऊंगी मैं यहाँ पर। ज्योति गुस्से में अपनी सहेली रिंकी के यहाँ चली जाती है। 2 दिन के बाद अमित अपनी सास को फोन करता है। अरे बेटा, अभी तक वो वापस नहीं आई क्या? हाँ, वो तुमसे झगड़ा करने के बाद यहाँ आई तो ज़रूर थी, लेकिन मैंने तो उल्टे पैर उसे यहाँ से वापस भेज दिया। ज़रूर ना उस रिंकी की यहाँ गई होगी। ठीक है मम्मी जी, मैं एक बार रिंकी को फ़ोन कर लेता हूँ। गलती मेरी ही है, मुझे थोड़ा प्यार से हैंडल करना चाहिए था। मैं अभी जाकर उसको ले आता हूँ। थोड़ी सी नाराज़ है, लेकिन मुझे पता है मान जाएगी। अमित तुरंत रिंकी के यहाँ जाता है और अपनी पत्नी को मनाकर वापस ले आता है। कुछ दिन बाद रिंकी फ़ोन पर। अरे यार, एक बात बता, जब से तेरी शादी हुई है तो हमेशा एक गोल्ड चेन पहने हुए दिखाई देती है। एक ही गोल्ड चेन है क्या तेरे पास? हाँ यार, यही चेन है जो अमित ने मुझे शादी के बाद गिफ्ट की थी। वैसे तो इतना बड़ा मैनेजर है तेरा पति, पत्नी को एक डायमंड पेंडेंट वाली चेन नहीं दिलवा सकता क्या? आजकल कौन पहनता है ऐसी प्लेन गोल्ड चेन? सही कह रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? मांग ना। अरे ये पति ना ऐसे ही होते हैं, तू जितना कम मांगेगी उतना ही सर पर चढ़ेंगे। तुझे ज़्यादा त्याग की मूर्ति बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज घर पर आएगा ना अमित ऑफिस से, तो बस फरमाइश जारी कर देना कि तुम्हें डायमंड चेन चाहिए। क्या बात कर रही है यार, मैं मांगूंगी और अमित दिलवा देगा। अरे और नहीं तो क्या, तू बीवी है उसकी, कोई एहसान थोड़ी ना कर रहा है वो तेरे ऊपर। जो कुछ तुझे दिखाई दे रहा है ना, उसकी आधी मालकिन तू भी है। हक जमाना सीख, वरना तुझे नौकरानी बनाकर रख लेंगे ये लोग। बात तो तेरी सही है यार, मम्मी जी के पास खुद इतनी ज्वेलरी है, मुझे भी तो दिलवा ही सकते हैं। शाम को अमित जैसे ही ऑफिस से आता है, ज्योति जिद पकड़ कर बैठ जाती है कि उसे एक डायमंड चेन चाहिए। देखो ज्योति, डायमंड खरीदने का अभी बजट नहीं है मेरे पास। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं ले पाएंगे। ये तो कोई बात नहीं होती ना अमित, मुझे अभी चाहिए। मुझसे ज़्यादा ज्वेलरी है तुम्हारी मम्मी के पास, सब कुछ तुम्हारी मम्मी के लिए है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है इस घर में। ज्योति बिना बात ही बात को झगड़े की तरफ घसीट कर ले जा रही थी। कुछ ही देर में बात का बतंगड़ बनाकर वो अपने मायके के लिए निकल जाती है। रास्ते में पहुंचने के बाद, मम्मी के यहाँ जाने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो हमेशा अपने दामाद की साइड ही लेंगी। ऐसा करती हूँ, रिंकी के यहाँ चलती हूँ, वही तो है जो मेरा सुख दुख समझती है। कुछ देर बाद जैसे ही अमित का गुस्सा ठंडा होता है, वो ज्योति की मम्मी को फ़ोन लगाता है। मम्मी जी, ज्योति आई है क्या घर पर? क्या हुआ बेटा, आज फिर मुंह फुलाकर निकल गई है क्या वो? यहाँ तो आई नहीं, ज़रूर रिंकी की यहाँ गई होगी। देख बेटा, वैसे तो ज्योति मेरी बेटी है, लेकिन तुम भी ना मेरे बेटे के समान ही हो, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, इसको सर पर चढ़ाना बंद कर दो। अरे जाने दो, मैं भी तो देखूँ कितने दिन रहेगी उस रिंकी के घर। 4 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी और अपने आप वापस आ जाएगी। तुम जितना इसके पीछे पीछे घूमोगे उसके भाव उतने ही बढ़ेंगे। नहीं नहीं मम्मी जी, छोटी सी बात है, क्यों खींचकर बड़ा करना। पिछले 1 महीने में 4थी बार ज्योति घर छोड़कर गई है। समय रहते कुछ करो, वरना ये उसका रोज़ का रवैया हो जाएगा। वैसे मम्मी जी, परेशान तो मैं भी बहुत हो गया हूँ। वो कुछ समझना ही नहीं चाहती, और फिर अंत में मुझे यही समझ में आता है कि माफ़ी मांगकर बात को रफा दफा कर लिया जाए। बेटा, इस बार तुम ऐसा करो कि ज्योति को फ़ोन करो और उससे बोलो कि उसे घर वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम बहुत जल्द दूसरी शादी कर लोगे। अरे मैं भी तो देखूं कितनी अकड़ है इसके अंदर, और वो रिंकी बहुत हिमायती बनती है ना इसकी, देखो कितने दिन रखेगी इसे अपने साथ। सास के कहने पर अमित ज्योति को फ़ोन लगाता है और उसे अब वहीं रहने के लिए कह देता है। हाँ तो मैं कौन सा तुम्हारे पास आने के लिए मरी जा रही हूँ, किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे। मेरे साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड रिंकी है। तुम और मेरे मम्मी पापा अगर मेरा साथ नहीं भी दोगे ना, तो भी रिंकी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। सही कहा ना मैंने रिंकी? क्या बात कर रही है यार, देख अब बात को ना ज़्यादा बढ़ा मत और फ़ोन रख दे। फ़ोन रखने के बाद, तूने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? मुझे भी ना अब नहीं रहना उस आदमी के साथ, गलती कर दी मैंने। तू सही कहती थी, मुझे अमित से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। सहेली की बात सुनकर रिंकी का सर चकराने लगा। अरे यार, ये क्या मुसीबत लग गई, इसके तो मम्मी पापा ने भी इससे पीछा छुड़ा लिया और अब ये मेरे गले पड़ गई। इतनी महंगाई में मैं अपना ही गुजारा किस तरह कर पा रही हूँ, इसे कौन पालेगा। 2-4 दिन तो रिंकी किसी तरह बात को टालती रहती है, लेकिन 5वें दिन वो ज्योति के पास जाती है। देख ज्योति, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अमित ना उतना खराब लड़का नहीं है जितना तू समझती है। अरे आज तक तो अमित ही तुझसे माफ़ी मांगने आता है ना, अगर इस बार तू उससे माफ़ी मांग लेगी तो छोटी नहीं हो जाएगी।
पर तूने ही मुझसे कहा था ना कि पतियों से माफी मांगकर उन्हें सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं होती, और अब तू ही मुझे गलत साबित कर रही है। देख ज्योति, मैं सारी जिंदगी तुझे अपने साथ नहीं रख सकती। मैं तो खुद ही किसी तरह अपना काम चला रही हूँ। 1-2 दिन तू और यहाँ रह सकती है, लेकिन उसके बाद तुझे वापस जाना होगा। सहेली के मुंह से ये सब सुनने के बाद ज्योति को समझ में आ गया था कि उसने अपने पति के साथ कितना गलत किया है। जिस सहेली की बातों में आकर उसने अपना घर बिगाड़ा, आज वही उसे अपने घर से जाने के लिए कह रही थी। ज्योति की आंखों पर लगा हुआ पर्दा हट चुका था। उसे अपनी गलती समझ में आ गई थी। वो रोते हुए वापस अपने पति अमित के पास पहुंच जाती है और अपने किए के लिए माफ़ी मांगने लगती है। चलो, अब रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा है इतनी छोटी सी बात के लिए मैं तुम्हें तलाक दे देता? मैंने तो ये सब नाटक सिर्फ तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने के लिए किया था। मैं चाहता था कि तुम आंखें खोलकर अपनी सहेली की असलियत देखो। उसका अपना घर तो कभी बस नहीं पाया, वो तुम्हारा घर भी उजाड़ना ही चाहती थी, इसीलिए तो तुम्हें उल्टी सीधी सलाह देती थी। पति की बात सुनकर ज्योति अपनी सास और माँ दोनों से माफ़ी मांगती है और आगे से कभी भी किसी की बातों में न आने का वादा करती है।